Hello everyone, this is Radhika and I welcome you all to Chapter Hunt. This video is part 2 of Class 6 History Chapter 1 What, Where, How and When. Please go through part 1 video if you have not viewed it before to get the detailed understanding of the chapter. Moreover, from this year only, you have SST divided into these 3 subjects, namely history, civics and geography. So please go through both the videos so that you learn this chapter thoroughly, explore and score good marks. So let's get started. Now, this question says, what are the different ways to find out about the past? अब हमने फर्स्ट वाले पार्ट में सब पढ़ा था, अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि पास्ट को हमने पढ़ा था कि पास्ट पढ़ना क्यों चाहिए, क्या रीज़न है हमें पास्ट पढ़ने का. नाउ इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट. क्या तरीके हैं हमें पास्ट के बारे में जो पता लगता है. नाउ द डिफरेंट वेज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट आर, the first is manuscripts. These were the records written by hand, books written long ago. That is the manuscripts. This word comes from the Latin word manu, meaning hand, and these were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. अब बहुत many years पहले जो बुक्स हाथ से लिखी गई थी उसको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स. अब मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ से मिला, एक लैटिन वर्ड मनु जिसका मतलब होता है हैंड और स्क्रिप्ट का मतलब लिखा हुआ. तो हाथ से लिखा हुआ कुछ भी हुआ जो वो बन गया हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट. अब इसको लिखते किस पे थे, ये था पाम लीव्स एंड बर्च. बर्च क्या है, इट इज़ अ ट्री विच इज़ मेनली फाउंड इन हिमालयाज. और इसकी जो बार्क होता है ना वो बहुत जैसे कहते हैं कि इतना हार्ड होता है कि उसी पे ये लोग लिखते थे. पहले आपको पता है कि कभी आपने सुना हो हिंदी में भोजपत्र, तो आप समझो भोजपत्र जैसा था, उसी पे ये लिखा जाता था. ठीक है. और इसका over the years many of these manuscripts were eaten away by the insects and hence destroyed, but many were preserved in temples and monasteries. अब क्या था, पत्ते पे लिखा गया था तो ये सेफ तो रहेगा नहीं, तो कभी खाया गया, इंसेक्ट्स ने खा लिया, कभी डिस्ट्रॉय हो गया, तो बहुत कम ही इसमें से प्रिजर्व हुई हैं. बट कुछ तो बट मैनी वर प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज. बट कई जो थी उनको तो वो सेक्रेड थी, इसलिए उनको कहाँ रखा गया, टेम्पल और मोनास्ट्रीज में. उसमें लिखा क्या था, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स. बहुत सारे टॉपिक्स पे लिखा गया था, जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस, epics, poems and plays. Many of the manuscripts were written in Sanskrit and Prakrit. Prakrit क्या थी, language used by the ordinary people, and Tamil. अब क्या क्या लिखा गया था, किस बारे में लिखा गया था, राजाओं के बारे में, उनकी कोई कहानियाँ, कौन कौन से रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी, मतलब जितना भी आपका है उनके लाइफ के बारे में, मेडिसिन, साइंस मतलब मेडिसिन हो गई, जैसे आप जो आयुर्वेदा के बारे में, बहुत सारे एपिक्स जैसे रामायणा, प्लेज, ये सारा कहा था, ये सब कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स में लिखा जाता था. तो आपको पता लगेगा ना कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स में देखो कितना सारा, देयर वाज अ वैरायटी ऑफ कंटेंट दैट वाज इन द मैन्यूस्क्रिप्ट्स. और ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज चलती थी इसमें, संस्कृत. हमने पहले पढ़ा था संस्कृत किसकी लैंग्वेज होती है, लर्नेड मैन की, जो ज़्यादा एजुकेटेड, क्वालिफाइड, पढ़े लिखे वहाँ उस टाइम के जो लोग थे. प्राकृत एक लोकल लैंग्वेज जो यूज़ होती थी, और तामिल जो थी साउथ की लैंग्वेज थी. तो इसी में इन्हीं लैंग्वेजेस में मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी. ठीक है. सो नाउ फ्रॉम दिस दिस वन बिग क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू लर्न, व्यू स्मॉल क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. जैसे आपको आ जाए मैन्यूस्क्रिप्ट्स कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो आपको ये आंसर पता लग गया कि इन 3 लैंग्वेजेस में लिखी जाती है मैन्यूस्क्रिप्ट. फिर आपको आ जाए कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स किन सब्जेक्ट्स पे लिखा जाता था, तो पूरे आंसर के बजाय ये वाले पॉइंटर्स हैं. और मैन्यूस्क्रिप्ट्स की डेफिनेशन हमने पहले कर ली. सो फ्रॉम वन बिग क्वेश्चन यू कैन गेट मनी शॉर्ट क्वेश्चंस. सो जब आप बड़ा आंसर याद कर रहे होते तो ये भी पॉइंट दिमाग में रखो कि इसी से छोटे छोटे कितने क्वेश्चंस मेरे बन सकते हैं. The next source is inscriptions. After another source of history are inscriptions. Now these are the writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. walls,
pillars, caves, etc. The writings engraved on these hard surfaces could be the order of the kings, life of the people जैसे king, queen and others, and records of victories in the battle. अब एक सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स क्या हो गया? इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? इन मतलब हो गया अंदर और स्क्रिप्शन मतलब लिखा हुआ. तो इसका क्या मतलब हुआ? अंदर की तरफ जो खुदा हो, लिखा हो, बेसिकली जो एक हार्ड सरफेस पे ना खुदाई करी हो, उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस. तो एक इनग्रेव करा जाता है. ठीक है. अब इसका एडवांटेज क्या हुआ? एडवांटेज क्या हो गया कि एज कंपेयर टू मैन्युस्क्रिप्ट्स ये आपका बचा रहेगा, इसका ये खराब नहीं होगा, इसको कोई इंसेक्ट खा नहीं पाएगा. ठीक है. ये इतनी जल्दी खराब नहीं होता है. बट मैन्युस्क्रिप्ट्स तो था कि हमने पढ़ा था मैन्युस्क्रिप्ट्स या तो कोई इंसेक्ट्स खा लेंगे या वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा. और अब इसमें आपने मैन्युस्क्रिप्ट्स में देखा डिफरेंसेस भी, आप मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के जस्ट कीप देम इन माइंड. मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या क्या सोर्सेज लिखे जाते थे वो भी आपने पढ़े. अब आपको पढ़ा कि इंस्क्रिप्शंस में क्या क्या लिखा जाता था. इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड रखा जाता था विक्ट्री ऑफ द किंग, किंग क्या ऑर्डर कर रहा है, मतलब इसलिए ताकि सब लोग उसको पढ़ सकें. ठीक है. और किंग, क्वीन, नॉर्मल पीपल की लाइफ, इन सब के बारे में इंस्क्रिप्शंस में लिखा जाता था. नाउ द थर्ड इज द आर्कियोलॉजिकल excavations. Now there were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. They study, क्या पढ़ते थे वो? The remains of the buildings made of stone and bricks, paintings and sculptures, tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. These things provide us valuable information about the past. तो जो लोग past के बारे में study करते हैं उन्हीं से ही हमें पता लगता है कि पास्ट में क्या हुआ था. पास्ट के लोगों के बारे में जो स्टडी करते हैं उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट. ठीक है. मतलब पुराने ज़माने में जो जो बातें हुई जो हमें नहीं पता था, और इनकी स्टडी से हमें, इनकी जो ये स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, उसी से हमें पहले के बारे में पता लगा. और क्या क्या था? ये क्या करते हैं? ओल्ड बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स की स्टडी करते हैं. वाई? टू फाइंड आउट कि पास्ट में क्या रहा होगा, क्या हुआ होगा. दैट मीन्स दे यूज टू एक्सप्लोर कि पुराने टाइम की चीज़ें कहाँ से मिली. दे एक्सकवेट. एक्सकवेट का मतलब क्या हुआ कि अर्थ का सरफेस डिग करते थे और उनको वहाँ पे क्या मिलता था? दे यूज टू फाइंड ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, पॉट्स, टूल्स, वेपन्स. नो दीज ऑल थिंग्स दे यूज टू फाइंड. सो इस सब से दे गेट एन आइडिया कि उस टाइम की चीज़ें कैसी होती थी. ठीक है. तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे? टू मेन जॉब्स वर डन बाय देम, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन. अंडरस्टूड? एक्सप्लोरेशन का वर्ड का मतलब क्या हुआ कि ऊपर ही ग्राउंड पे मिल गया और स्टडी कर लिया. एक्सकवेशन मतलब डिगिंग करी, खुदाई करी, और उसके अंदर से जो चीज़ें मिली उसको भी उन्होंने स्टडी करके और एक रिलेट करा कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी. Okay, now coming to our next question. What was the advantage of writing on a hard surface? ये भी हमने पढ़ लिया. In the earlier times, writings were done on relatively hard surfaces such as clay, stone or metal. Since these objects were imperishable, मतलब imperishable मतलब जो कि खराब नहीं होंगे. These writings survived, मतलब long time तक बची रही, खराब नहीं हुई. Survive for the long time. So obviously this was the advantage of writing on a hard surface. Okay. How did the archaeologist find out about the eating habits of the people in the past? अब आर्कियोलॉजिस्ट को पहले के जो लोग थे, पुराने टाइम के जो लोग थे, उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में कैसे पता लगा? Archaeologists studied the bones of animals, birds and fish to identify the eating habits of the people in the past. Although plant remains survive far more rarely, but if seeds of grains or pieces of woods would have been burned, they would have survived in a chart form. So finding chart seeds give information that they ate plant produce also. ठीक है ना? Now bones of animals, birds, इनसे क्या पता लगता था कि लोग क्या खाते थे. ठीक है. इन सब को स्टडी करके the archaeologists they used to interpret things. Why bones? Because plant remain तो क्या था, मतलब bones को क्यों पढ़ते थे? You must have this question in mind कि bones को क्यों, bones की स्टडी से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा. प्लांट का क्यों स्टडी नहीं करा? प्लांट के बारे में स्टडी इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि प्लांट का जो बच गया, जो रिमेन्स बच गए, वो तो सॉइल में मिक्स हो गया ना, वो तो सर्वाइव ही नहीं करते थे. तो इसीलिए जो एनिमल की बोन्स थी उनके बारे में स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट को पास्ट के लोगों के ईटिंग के हैबिट्स में पता लगा.
How is the work of an archaeologist and a historian similar to that of a detective? Now, the work of archaeologists and historians are similar to detective because, like detectives, they try to put together archaeological evidences and written records to piece together the past. Just like detectives, they investigate and collect evidence. Archaeologists and historians find clues such as broken pots, written records, manuscripts, etc. to know about the past. आपने डिटेक्टिव सीरियल्स बहुत देखे होंगे, उसमें से आपने देखा होगा कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं ये सारी चीज़ें इकट्ठे करके फिर पॉइंट्स को जोड़ते हैं. और इसी तरह से आर्कियोलॉजी भी कोई रेडी मटेरियल नहीं है. दे हैव टू जॉइन क्लूज टू मेक हिस्ट्री फ्रॉम द स्टडी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज. इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट और जो हिस्टोरियन है दे आर सिमिलर टू अ डिटेक्टिव. Why is the plural word past used in the title of this book are past? ये title क्यों use हुआ? Now the word past is used in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. Now you must have seen आपकी book का cover का page, history book. Its title is Our Past. Past you have observed ये plural form है. Now why? ये question है. The word past is used in the plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of farmers or herders were different from the lives of king and queens. The lives of merchants were different from those of craft persons and so on. This is true even today. Life of a tribal community living in the Andaman Islands is very different from those living in the cities. Now, this is why it is different because ये क्यों plural form में लिखा गया, past क्यों लिखा गया? This is to tell us that history is different for different people. Now मेरी हिस्ट्री आपसे अलग होगी, किसी का भी. अब जैसे में इसी में किंग का लाइफ है, उसकी पास्ट हिस्ट्री विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट ऑफ अ फार्मर. सो जस्ट टू एक्सप्रेस दिस नोशन दैट दिस बुक इज टाइटल्ड आवर पास्ट, शोइंग that history is written depicting the perspective from different people. This is true even today. Daily we are making history. और इसमें एग्जाम्पल हमने क्या बताया कि अंडमान के ट्राइब्स की लाइफ स्टाइल विल बी डिफरेंट है, उनका पास्ट अलग होगा, उनका जो कल्चर है वो अलग है, उनका फूड फिशिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द सिटीज. सो हिस्ट्री इज कंस्ट्रक्टिंग, हिस्ट्री इज बीइंग मेड इन डिफरेंट फॉर्म्स. Secondly, we know a lot about the kings and the battle they fought because they recorded all their victories. Now we know very little about the lives of the ordinary people such as hunters, farmers, herders, gatherers because they did not keep any record of what they did. Archaeology helps us to find about their lives. There is much that remains unknown. Now second इसका reason क्या है, हम दोनों ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे. Influential people जैसे kings जिनका लाइफ के बारे में रिकॉर्ड किया गया, और कॉमन पीपल के भी बारे में ये आर्कियोलॉजिस्ट ने पास्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इन रिसोर्सेज से दी गई है. Now, what are the occupation of the people of the Andaman Islands? Most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. क्योंकि आइलैंड्स के पास है तो इनका हम अपने आप से हमें समझ में आ जाएगा क्या ऑक्यूपेशन होगा. फिशिंग एंड हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. Now, the next question, what do AD and BC stand for? Now, this is a very important question from examination point of view. In history, we see dates written as BC और AD. अब आपने हिस्ट्री पढ़ी, इस क्लास में स्टार्ट कर रहे हो, आपको बहुत सारी डेट्स दिखेंगी जिसके आगे किसी के आगे AD कहीं पे BC लिखा होगा. तो उसका मतलब क्या होता है? A date consists of a day, month and a year and is often associated with important historical events. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. Now, अगर आपसे कोई डेट पूछे तो आप क्या बताओगे? जैसे क्या डेट हो गई, अगर कोई भी डेट लो, जैसे आज हो गई आपकी 14 अप्रैल 2021. सो इसमें क्या हो गया? 12 क्या हो गई डेट, मंथ क्या हो गया अप्रैल. अभी 2021 क्या है? 2021 का मतलब है इट मीन्स दैट 2021 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस. मतलब 2021 ईयर्स हो गए हैं जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए. हम हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं दैट इज एक्चुअली वेस्टर्न, एंड वो मतलब वेस्टर्न कल्चर जो हमने अडॉप्ट किया था, और वो लोग बाय रिलीजन
मैक्सिमम क्या थे? क्रिश्चियंस। और वो क्या वर्शिप करते थे? किनको वर्शिप करते थे? जीसस क्राइस्ट को। और उनके बर्थ ईयर को हिस्ट्री की टाइम लाइन का 0 पॉइंट माना गया है, रेफरेंस पॉइंट माना गया है। अब जीसस क्राइस्ट के बर्थ की पहले की जो चीज़ें हैं, मतलब कोई भी आपकी जो भी हिस्ट्री बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। और क्राइस्ट के बाद के सब इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आफ्टर क्राइस्ट, AD। ठीक है। AD आफ्टर डेथ नहीं है, कई लोग इसको आफ्टर डेथ याद करते हैं, ऐसा नहीं है। AD, एनो डोमिनी, दैट इज उनके बर्थ के बाद से। ठीक है। अब एक्चुअली क्या था, ब्रिटिशर्स स्टार्टेड दिस कैलेंडर एंड वी आर फॉलोइंग दिस वर्ल्ड वाइड। अब BC को समझो पहले एक बार। द लेटर BC stands for before Christ, meaning before the birth of Christ. So 2000 BC का मतलब क्या हुआ? It means 2000 years before the birth of Jesus Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC added on. Now sometimes BCE is used instead of BC. The letters BCE stand for before Common Era. We use these terms because the Christian era is now used in the most countries of the world. ये मैं आपको बता रही हूँ कि हम वर्ल्ड वाइड यही यूज़ कर रहे हैं। अब कभी BC भी यूज़ देखो कहीं पर आप BCE भी यूज़ करोगे। ठीक है। बिफोर कॉमन एरा, इसको मतलब रिलीजन से एक्चुअली क्या किया ना, अलग कर दिया गया। आप समझ रहे हो? बिफोर कॉमन एरा। अब इसमें देखो कोई रिलीजन नहीं आया। BC इज बिफोर क्राइस्ट। सो नाउ इफ यू आर राइटिंग BCE, द लॉजिक इज कि इसको हम रिलीजन से हमने इसको अलग कर दिया है। तो इसमें भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, BC का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट, BCE का फुल फॉर्म बिफोर कॉमन एरा, राइट। और BC के बारे में सिर्फ लिखना आए तो आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। देन कम्स AD, वी समटाइम्स फाइंड AD बिफोर द डेट्स. This stands for two Latin words, Anno Domini, meaning in the year of the Lord, that is Jesus Christ. Now, for example, 2006 can also be written as AD 2006. ठीक है। Sometimes CE is used instead of AD. The letter CE stands for Common Era. देखो अब AD को भी क्या कर दिया, रिलीजन से हटा के हमने क्या कर दिया, कॉमन एरा कर दिया। ठीक है। सो 2021 का मतलब क्या हुआ कि 2021 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है। ये जैसे समझ लो एक नंबर लाइन आपने मैथ्स में करी है। ठीक है। 0 रखा और आपके लेफ्ट और राइट में भी नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब जो राइट साइड वाले हैं वो आगे की तरफ जो हो गए वो पॉजिटिव नंबर हैं, पीछे वाले जो हो गए वो माइनस हो गए। तो इसी तरह से इसको समझो, AD क्या हो गया, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इसको भी आपने शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है कि AD का फुल फॉर्म क्या होता है और CE का फुल फॉर्म क्या होता है। What do you mean by decipherment? Inscriptions were written on hard surfaces. Many were written several hundred years ago. All inscriptions contain both scripts and languages. Languages which were used as well as the ways of writing have changed since then. Scholars understand the written words by the process of decipherment. Now, पहले की inscriptions में कई बार script एंड लैंग्वेज दोनों का यूज होता था। एंड विद टाइम स्टाइल और लैंग्वेज तो बदल गई है। नाउ इट्स अ प्रोसेस, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। अब हमें कोई चीज़ मिली है जो हज़ारों साल पहले लिखी गई थी, तो उन लैंग्वेज को समझना इट इज़ नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट स्कॉलर्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट दे हैव मेड एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज द प्रोसेस विच इसको आप बोलते हो डिसाइफरमेंट। Now, which is the best example in understanding the history to decipherment? Now, one best successful example of decipherment comes from Egypt. An inscribed stone was found in Rosetta, a town on the north coast of Egypt, which contained inscriptions in 3 different languages. These were Greek and 2 forms of Egyptian. Scholars were able to read the inscriptions by identifying the sounds for which the Egyptian letters stood. Example, a lion stood for L and a bird for A. Once they knew what the letters stood for, they could read other inscriptions as well. अब रोसेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट में 3 लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट यूज करी गई थी। ठीक है। ग्रीक एंड 2 फॉर्म ऑफ इजिप्शियंस।
स्कॉलर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था. इट हैड सिम्बल्स एंड ऑल्सो फाइनली ग्रीक लेटर्स एंड इजिप्शियन लेटर्स को उन्होंने एक साथ रख कर देखा कि इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे मैच करेगी, एंड दिस इज़ वॉट हेल्प देम टू अंडरस्टैंड. But till today, there are many inscriptions of so many civilizations, like the Indus Valley civilization, which had different form of symbols. Until date, हम समझ नहीं पाए हैं कि उसमें क्या लिखा है. स्कॉलर्स अभी भी उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. So, आपने जैसे इसमें देखा, किसी भी तरह से उन्होंने अपना बना लिया. एक लायन का हो गया कि स्टूड फॉर एल, अ बर्ड फॉर ए, और इन सब को उन्होंने यूज़ करके समझने की कोशिश करी कि उसमें लिखा क्या हुआ है. सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल इन आवर हिस्ट्री कि हमें समझ में आया कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने डेसिफर किया चीज़ों को और बताया कि उसमें लिखा क्या है, एंड इट हेल्प देम टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन इन दैट. Now, what is cartouche? Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called a cartouche. Now, इसमें क्या होता? It had signs enclosed in oval shapes, which were basically used by the Egyptians. किसके लिए? To write the names of their kings. क्या indicate करता था? ये indicate करता था कि the text enclosed is a royal name. तो ये कभी आपका 1 मार्कर में आ सकता है. सो इट इज़ जस्ट अ शॉर्ट क्वेश्चन, गो थ्रू इट. नेम द एम्परर हुज इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम कांधार. ये भी एक आपका एक MCQ क्वेश्चन है. इसका आंसर क्या हुआ? अशोका. क्या होता है कि ओल्ड इंस्क्रिप्शन लाइक यू से अबाउट 2250 years ago was found in कांधार. कांधार क्या हुआ? प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. तो अशोका रूलर ने उसमें लिखवाया था इस पर, और 2 लैंग्वेजेस में ये लिखा गया था, ग्रीक एंड अरामिक, विच इज़ द लैंग्वेज ऑफ कांधार. तो ये सब है कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको आ सकते हैं. सो आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू ऑल दिस. डिफरेंस भी आ सकता है आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस में. हमने भी डेफिनेशंस पढ़ी थी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है? दे आर द ओल्ड बुक्स दैट गिव हैंड रिटन अकाउंट्स, मेनली हाथ से लिखी हुई. और इंस्क्रिप्शंस क्या है? आर दी विच आर इनग्रेव्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. मैन्युस्क्रिप्ट्स किस पे लिखी जाती थी? लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज पे. और इंस्क्रिप्शंस किस पे लिखे जाते थे? हार्ड सरफेस जैसे कि स्टोन और मेटल पे. अब ये आपने इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, क्योंकि ये किसी भी तरह, बिकॉज हिस्ट्री इज ऑल अबाउट दीज डेट्स. सो आई हैव जस्ट समराइज्ड दीज 4 इंपॉर्टेंट डेट्स फ्रॉम दिस चैप्टर. गो थ्रू इट बिकॉज आई डोंट रियली वॉन्ट यू टू लूज एनी मार्क इन योर एग्जामिनेशन. 8000 years ago पहले क्या हुआ था? बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. अब इसको किसी भी तरह से आ सकता है, आपको दोनों तरीके से याद करना पड़ेगा कि बिग मैचिंग में आए या किसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स में आए कि एग्रीकल्चर कब बिगन हुई थी? अबाउट 8000 years ago. फर्स्ट सिटीज ऑन इंडस की डेट पता हो? 4700 years ago. और 2500 years ago क्या हुआ था? सिटीज डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा. गंगा क्या था? अ बिग किंगडम इन दी मगधा वाज फॉर्म्ड यहाँ पे. अबाउट 2000 AD या CE ये क्या होगी? हमारी प्रेजेंट एज हो गई. ठीक है. सो विद दिस वी come to end our today's session. I hope you found this helpful. If so, make sure to hit the like button and also share it with somebody who you think this could help. Stay tuned to Chapter Hunt. Hit the subscribe button and also the notification bell to be notified every time I upload video. I'll see you soon. Till then, stay safe. Take care. Bye-bye.